वो आज मैंगो एक्सपोर्ट करता है। बनासकांठा अनार की खेती में उसने नाम कमाया है। पोटैटो, पूरे दुनिया का प्रति हेक्टर का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम बनासकांठा के किसानों ने किया। मूलभूत चीजों को अगर हम एड्रेस करें, और इसलिए हम जो अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, उसमें एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा महत्व का काम है। उस विषय में हमारी बड़ी उदासीनता रही है देश में। जिस प्रकार से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इस प्रकार से एग्रो टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की भी जरूरत है। हम आने वाले दिनों में उस पर बल दे रहे हैं। आज अगर इजराइल के अंदर 2 साल में एक बार जब एग्रीकल्चर फेयर लगता है, हमारे देश के हजारों किसान करोड़ों रुपया खर्च करके इजराइल जाते हैं देखने के लिए। अब ये कोई रॉकेट साइंस है कि इजराइल में ही हो सकता है। हमने तय किया है 2014 में हम गुजरात में ग्लोबल लेवल का एग्रोटेक फेयर करने वाले हैं। हम हमारे किसानों को एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या महात्म्य बढ़ता जा रहा है उसको समझाना चाहते हैं। हम उसको वैल्यू एडिशन की चेन के साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम डेवलपमेंट को इंटीग्रेटेड अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। और फर्क कैसे होता है? अब हीरानंदानी जी कह रहे थे कि बिजली में कैसे आपने कमाल किया। सवाल साफ है। कुछ लोग आजकल एक फैशन हो गई है, गुजरात के विकास को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन राजनीतिक कारणों से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। तो एक नई टर्मिनोलॉजी खोज ली गई है, भाई गुजरात तो पहले से ही आ गए हैं, पहले से ही आ गए हैं। मतलब गुजरात में 2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो लोग मुझे मिलते थे, एक ही बात का आग्रह करते थे, और तब तो मेरा शपथ लेना भी बाकी था। वही मैं गांधीनगर के सर्किट हाउस के कमरे में रहता था। 2-3 दिन के बाद शपथ होना था, लेकिन ये मीडिया वालों ने प्रचारित कर दिया था, अब तो हो गया खेल पूरा। तो लोग आना शुरू हो गए। जो भी मिलता था मुझे क्या कहता था, मोदी जी कुछ हो या ना हो, कुछ करो या ना करो, एक काम कम से कम करो। मैंने कहा क्या? कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। मित्रों, ये सच्चाई है। गुजरात में डिनर में बिजली उपलब्ध नहीं थी। 10वीं की एग्जाम हो, बच्चा पढ़ना चाहता था, बिजली नहीं थी। मां बीमार हो, पंखा चले तो अच्छा लगे, पंखा नहीं चलता था। सास भी कभी बहू हो, टीवी देखने का मन करता हो, लेकिन बिजली नहीं थी। इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। आज वो राज्य एनर्जी सरप्लस है। हमारे पास कोयले की खदानें नहीं है, उसके बाद भी आज हम एनर्जी सरप्लस है। करीब 200% हमारे पिछले 5-7 साल में ही बढ़ोतरी हुई है, और शायद आने वाले 1-2 साल में तो हम इतने आगे बढ़ जाएंगे कि शायद हमको बिजली दान में देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ देखिए, महाराष्ट्र में बिजली का संकट है, लेकिन महाराष्ट्र कितना नुकसान भुगत रहा है इसको आप जानकर के हैरान हो जाओगे। सरदार सरोवर डैम, उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट है बिजली का, और उसका जो एग्रीमेंट है
उस एग्रीमेंट के तहत जितनी बिजली पैदा होती है उसकी कम से कम बिजली गुजरात को मिलती है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश को और सेकंड महाराष्ट्र को। आज हमारी जितनी सुविधा है उससे हम जितनी बिजली पैदा करते हैं उसका अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जाता है। लेकिन हमारा जो सरदार सरोवर डैम है उस पर गेट लगाने बाकी हैं और कोई 6 मंजिला इमारत जितनी साइज के गेट हैं। गेट बने बनाए रेडी पड़े हैं, हमें भारत सरकार लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। और मैं प्रधानमंत्री को 2500 बार मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमें गेट लगाने दो, कम से कम लगाने में भी 3 साल लगने वाले हैं। और अगर कोई रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, मानो नहीं हुआ है, एक तो 3 साल में जिसको काम करना है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को करेंगे, लेकिन मानो फिर भी रुक जाए तो दरवाजे बंद मत कर देना, पानी नहीं रोकेंगे, पर इस ताबूत को खड़ा तो करने दो। तो प्रधानमंत्री जी कहे, हाँ मोदी जी ये तो बड़ी सरल बात, इसमें क्या है, गेट लगा दो, दरवाजे बंद मत करना, जब सब क्लियर हो जाए तब दरवाजा बंद करना, पानी भरना। मित्रों, अगर गेट लग जाए, दरवाजे बंद होकर के पानी संग्रह हो, तो आज जितनी बिजली महाराष्ट्र को हम देते हैं मुफ्त में, उससे डबल बिजली वहां से मिल जाएगी, जिस पर महाराष्ट्र का अधिकार है। आज 400 करोड़ रुपयों का नुकसान महाराष्ट्र इसलिए भुगत रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार निर्णय नहीं कर रही है और कन्विंस है। ऐसा नहीं कोई मुझे कहता नहीं कि मोदी जी आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं। वो मुझे जब भी मैं मिलता हूं तो कहता, अच्छा मोदी जी अभी तक हुआ नहीं, कैसे पूछते हैं, हर बार यही पूछते हैं। तो मैं अभी जाकर के कहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने पिछली बार मुझे पूछा था कभी कुछ हुआ नहीं, तो मैं कहने आया अभी कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही कहता हूं। ये महाराष्ट्र की बिजली का संकट हम उसमें बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम विकास की उन मूलभूत धाराओं को अगर जब तक हम पकड़ते नहीं हैं तब तक हम परिणाम नहीं ला सकते। मुझे आज कोई बता रहा था मेरे प्रवास के दरमियान कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में व्यापार उद्योग के लिए विश्व में कौन कौन सी सानुकूल जगहें हैं उसका उसमें सर्वे रिपोर्ट है। और उस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मुंबई, उन्होंने 16 स्थान चुने हैं, मुंबई का उसमें 10वां नंबर है जहां व्यापार उद्योग के लिए अच्छा स्थान के रूप में है, लेकिन अहमदाबाद का 5वां नंबर है। मित्रों, ऐसे वैसे नहीं होता है। आज मुझे ऐसे ही मेरी सरसरी नजर मैंने देखा, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, पूरा मैं पढ़ नहीं पाया हूं। उसमें उन्होंने, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी हाई पावर कमेटी बनाई थी गुड गवर्नेंस को लेकर के, कैसा क्या किया जाए, और प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें पूरी तरह मॉनिटर करता था। मिस्टर पुलोक उसको देखते थे और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जोरदार केंद्र के मंत्री, ऐसे ही एक कमेटी थी। उस कमेटी का रिपोर्ट आया है कि अच्छी सुशासन व्यवस्था करने के लिए क्या करना चाहिए, और उन्होंने 5 पॉइंट सजेस्ट किए हैं, आज की इकोनॉमिक टाइम्स में है। उसको देख करके मुझे लगा भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एक आधा घंटा मेरे यहां आकर के चले जाते, आपको सब मिल जाता।
जैसे उन्होंने कहा है कि भाई ब्यूरोक्रेसी का फिक्स टेन्योर है ना, टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मित्रों, गुजरात की सक्सेस का एक कारण यह है कि हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी है। मैं इधर उधर अफसरों की बदली नहीं करता रहता हूं, एक बार काम देता हूं, 3 साल वहां रखता हूं और हिसाब मांगता हूं, बोलो भाई क्या किया। मेरे यहां लोगों से दिमाग से निकल गया, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बदली कर रहे हैं, नहीं करना ही पड़ेगा, ट्रांसफर क्यों करूं। अब ये उन्होंने सजेशन दिया, अब ये मेरे यहां आते तो पता चल जाता। दूसरा उन्होंने कहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति आधारित निर्णय नहीं होना चाहिए, ऐसा एक सुझाव उन्होंने दिया है। मित्रों, डे 1 से मैं कह रहा हूं, राज्य तब प्रगति कर सकता है अगर राज्य पॉलिसी ड्रिवन है। अगर आप राज्य पॉलिसी ड्रिवन है तो किसी व्यक्ति को निर्णय करने का अधिकार उसके हाथ में रहता नहीं। पॉलिसी कहती है कि ये इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, लेकिन जब ग्रे एरिया होता है तब उसको निर्णय, अच्छा दूं या न दूं, वो निर्णय उसके हाथ में आता है। और जैसा ही निर्णय हाथ में आता है उस प्रकार से तो करप्शन भी आता है, लेथार्जी भी आती है, ब्यूरोक्रेटिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अब ये गुजरात ने इसको सिद्ध कर दिया है। हमने तीसरा एक उन्होंने सुझाव दिया है कि इस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये बहुत सरल बात है, करना ही चाहिए। आप जानते हो सरकार में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगने देता क्या कर रहा है। उस डिपार्टमेंट में भी एक चेंबर वाला दूसरी चेंबर को पता नहीं चलने देता है। चेंबर में भी अगर 6 टेबल है और 6 अफसर बैठे हैं छोटे मोटे, तो एक टेबल वाला दूसरे टेबल को पता नहीं चलने देता है वो क्या कर रहा है। ऐसा पता नहीं क्या सीक्रेसी का माहौल बना दिया है। मतलब हमने एक काम किया, हमने कहा ओपननेस इन गवर्नेंस अभियान चलाया, हमने चिंतन शिविरें की और खुल करके चर्चा शुरू की। हमारे यहां सरकार कोई पॉलिसी लाने वाली हो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या कुछ बड़ा तीसमार करने वाले, क्या बड़ा जगल लूटने वाले हैं, तो बड़ा सीक्रेट रखते हैं और फिर बड़ा आकर्षण पैदा करते हैं, कुछ होना है, कुछ होना है, कुछ होना है। फिर मीडिया को बुलाते हैं और धमाके से कोई बहुत बड़ा शेयर मार दिया हो ऐसे पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं। मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या सरप्राइज एलिमेंट है भाई, क्या जरूरत है। हमने एक काम किया, हमने कहा भाई कोई भी ड्राफ्ट पॉलिसी होगी उसको ऑनलाइन रख दो और लोगों को कहो कि 30 दिन के अंदर इस पॉलिसी की जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, सब अपना सजेशन दो। इससे क्या हुआ, जितने भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स थे सब अपनी अपनी बात रखने लगे। तो हमें क्रॉस सेक्शन पता चल गया कि ये करने जैसा है, नहीं करने जैसा है। हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है। मैं माना हाउसिंग पॉलिसी लाता हूं, निरंजन भाई को अनुकूल होगा तो वो सुझाव वो अपने अनुकूल देंगे, दूसरा उनके खिलाफ होगा तो दूसरे सुझाव देगा और मैं इसमें से अच्छा निकाल दूंगा। और उसके बाद हम पॉलिसी फ्रेम करते हैं। सरकार में हमारी सोच में भी अगर मर्यादाएं हैं तो एक खुलेपन के कारण एक नई एयर मिलती है, नए विचार मिलते हैं और उसके कारण बाय एंड लार्ज करीब करीब जीरो ग्रे एरिया। वन कैन नॉट से दैट एकदम मनुष्य इतना तो महान नहीं है कि भविष्य का सोच करके कुछ गलती होगी ही नहीं, लेकिन करीब करीब जीरो ग्रे एरिया की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं।